नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों महेश जी की भेजी हुई है। महेश जी ऐसे तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन वो हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में अपने परिवार के साथ में रहते थे। उनके पापा फैक्ट्री में काम करते थे और इसके बाद जब काम धंधा उनका छूट चुका तब वो रोड के किनारे एक नाश्ता पानी चाय का दुकान कर लिए थे। और इसके बाद सुबह से लेकर के और दोपहर तक 2-2:30 बजे तक महेश के पापा और मम्मी दुकान को संभालती थी। और इसके बाद महेश जो थे वो चले जाते थे। बाकी जिम्मेदारी उनकी थी, वो भी जवान थी। महेश जो थे ना, उनका एक दोस्त था। वैसे तो नाम फेमस था उसका बंटी, लेकिन असली नाम था बिमल। बिहार का निवासी था। महेश और बिमल जिगरी दोस्त, यानी बंटी जिगरी दोस्त थे। एक ही कॉलोनी में रहते थे। और उनके जो परिवार था अब ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था। महेश का जो खाता पीता परिवार था वैसा उनका नहीं था। तो कभी कभी मदद करते थे महेश अपने दोस्त को। कुछ पैसा मांगता था और नहीं तो दुकान पर आता था तो कुछ खिलाते थे, पिलाते थे और बैठते थे। हंसी मजाक होता रहता था, समय पास भी होता था। अब ऐसे ही उनकी दुनिया चल रही थी। दोनों की शादी नहीं हुई थी, शादी जो हो गए थे दोनों के दोनों दोस्त। महेश कभी कभी विमल से पूछते कि चल, मेरा तो शादी में अभी देरी है, अभी तो मेरी बहन की शादी अगले साल होगा, इसके बाद मेरा होगा। अब तेरा कोई बहन तो है नहीं, तेरी बहन की शादी तो हो चुकी है। तो विमल या बंटी, तू बता तेरी शादी कब होगी? क्या तेरे माँ बाप कोई लड़के उड़की देखे हैं? वैसे तो हमेशा पैसा कौड़ी लेता रहता था महेश से, और महेश के बहुत एहसान थे उस पर। कभी कभी दूसरों के पार्टी में जाता, बारात वगैरह में जाता तो महेश के कपड़े जूते भी ले जाता था। इतना तक कर देते थे कि जा तू तू मेरा दोस्त है ना। जब ये सवाल पूछते हैं ना महेश बंटी से, तो बंटी शक पकाने लगता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। जब पूछते हैं महेश, अरे मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ दिया जिसे तू घबरा क्या है? अब एक तरह से कहने लगा बंटी कि भाई मैं जा रहा हूँ। महेश कुछ समझ गए कि दाल में कुछ काला है, विमल यानी बंटी कुछ छिपा रहा है। और तब कहने लगे ठीक है, जा रहा है ना, तो आज के बाद मेरे दुकान पर मत आना, अब मेरे से कोई सहायता बिल्कुल मत मांगना। और तब जाकर के बंटी रुकता है। महेश फिर उससे पूछने लगते हैं कि बात क्या है मेरे दोस्त, शादी का नाम लेते ही तो घबराने क्यों लगा? और तब बहुत कोशिश किए और तब जाके बंटी बोलता है कि देखो, मैं तुमसे बता रहा हूँ, लेकिन ये बात और के कानों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। महेश कहने लगे भाई मैं क्यों बताऊँगा किसी को, तेरा मेरा बीच का मामला है, मेरे तक रहेगा क्या? कोई लड़की पसंद आ गई है क्या तुझे? किसी से प्यार करता है क्या? और तब बंटी सर हिलाने लगा। महेश एकदम आश्चर्य में पड़े थे कि मेरा जिगरी दोस्त है और ये किसी लड़की से अब प्यार में पागल हो चुका है और मुझे बताया तक नहीं। महेश उससे कहने नाराज़गी दिखाने लगे, अरे तू मेरा कैसा दोस्त है भाई, इतना सब तो कर लिया, अब मुझे हवा तक नहीं लगने दी। और तब बंटी कहने लगा, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, अभी कुछ ही दिन तो पहले अब मेरी उससे मिलन हुई है, बातचीत हुई है, अभी मामला इतना आगे नहीं बढ़ा है। आप जाकर के महेश कहते हैं फिर देखने में कैसी है, मुझे भी दिखा दें। और तब बंटी कहता है कि नहीं भैया, अभी नहीं मैं दिखा सकता, अभी नहीं, कुछ दिन चलने दो, और फिर मैं आपसे ज़रूर उसको दिखवाऊंगा, लेकिन चोरी छिपे। वो बिल्कुल मना कर दिए कि मेरे प्यार की बातें किसी को बताना नहीं और मेरे पास में किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुमसे रूठ के चली जाऊंगी और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। बंटी इसी वजह से डरा हुआ था और महेश को ये बात बिल्कुल नहीं बता रहा था। महेश हंसने लगे, अरे ऐसा कौन सा लड़की है भाई जो तुझसे प्यार भी करती है और तुझ पर नाराज़ भी हो रही है कि तू बात किसी से मत कहना। और तब बंटी कहने लगा कि हाँ भैया, बात ही कुछ ऐसी है, वो डरती है, इसीलिए तो अब रात में मिलती है। महेश कहने लगा, तू रात में उससे मिलता है? कहाँ पर भाई, किस जगह पर?
अरे रात तो घर में सोने के लिए होती है, और तू उस लड़की से मिलने कहाँ जाता है भाई? तब महेश यानी बिमल यानी बंटी कहने लगता है कि भैया, जो रेलवे की लाइन जा रही है ना, वहाँ पर जो नीचे में है थोड़ा सा पार्क, पार्क नहीं जो बगीचा जैसा है, हम लोग वहीं पर रात में मिलते हैं। महेश उसकी बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए कि भाई, रात में ऐसा कौन सा प्रेमिका होगा, और वो भी कुछ दिन पहले मिला हुआ, जो अब रात में जाएगा। तब महेश पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में उसका संबंध कैसा है, शारीरिक संबंध बना लिया क्या? तब बंटी कहते नहीं भैया, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं आपसे पहले ही बताया ना। वो डरते डरते बोलने लगा। महेश अब उस दिन की बात बस इतनी हुई थी, और उसके बाद बंटी जो था ना, अब अपने घर चला गया। महेश भी अपने काम धंधे में लग गए थे, इसके बाद वो सब भूल जाते हैं। 3-4 दिन तक बंटी उनके दुकान पर नहीं आता है। तो एक दिन जब उनके मम्मी पापा अब दुकान संभाल रहे थे, तब बंटी के घर पर महेश जी चले जाते हैं। वहाँ पर बंटी को अब ढूंढते हैं, बंटी होता नहीं है। उसके मम्मी पापा से पूछते हैं तो बताते हैं कि बेटा वो तो सुबह ही निकल गया है, और आजकल क्या तुम्हारे पास में नहीं जाता है? हम तो समझते थे कि तुम्हारे दुकानों पर भी जाता है, तुम्हारे घर पर जाता होगा, तो फिर जाता कहाँ है? एक तरह से वो भी लोग चिंता करने लगे। अब महेश कहने लगे कि आंटी, हो सकता है कहीं या फंसा हुआ हो, किसी दोस्त यार के नए यार दोस्त कोई पकड़ लिया हो, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब महेश तो इतना जान चुके थे कि जो बंटी है ना, सुबह सुबह कहाँ निकल जाता है, और ये हमें भी कुछ नहीं बताया, 3 दिन से मिल भी नहीं रहा है, तो बात क्या है? आखिरकार अपने दोस्तों से पता करते हुए अब उनके पास अभी टाइम था, और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी, रेलवे लाइन के पास की, वो छोटा सा बगीचा जैसे था, वहाँ पर वो पेड़ के नीचे सोया हुआ पड़ा था, बेसुध, जैसे नशे में हो। वहाँ पहुँच करके महेश उसको उठाते हैं। अब वो उस जगह पर महेश को देख करके बंटी बिल्कुल डर जाता है, भागने लगता है। तब महेश उसको पकड़ते हैं, अरे दोस्त, बात क्या है, तू मुझसे डर क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब बंटी कहने लगे, भैया आप यहाँ पर कैसे आए? तब महेश बताते हैं कि तूने ही तो बताया था कि इस जगह पर मैं अक्सर आया जाता करता हूँ, रात को मैं उसी लड़की को यहाँ पर मिलता हूँ, तो मैं तुझे घर पर गया था, ढूंढा था, तू नहीं मिला, तो मैं सोचा कहीं ना कहीं तो होगा, और वो जगह होगी रेलवे लाइन के पास में, तो मैं आ गया। तो बात क्या है दोस्त, तू मेरी दुकान पे भी नहीं आता, घर वाले को कुछ बता के नहीं जाता कि तू कहाँ जाता है, और तू यहाँ क्या कर रहा है? बंटी कहने लगा कि भैया रहने दो ना, आप जाओ, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो। अब महेश इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, उनका बचपन का मित्र था, कैसे भला उसको छोड़ देते? कहने लगे ठीक है, चल यहाँ से हम चलते हैं, बातचीत करते हुए, दुकान का टाइम भी होने वाला है, मम्मी पापा घर भी जाएंगे, तो चल बाकी रास्ते में करते हुए और फिर अपने दुकान पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर तुझे कुछ खिलाना पिलाना है। मैं तेरे माँ से पूछा था तो बिना खाए पिए घर से निकल गया, क्या ऐसे ही अपना सेहत को बर्बाद कर रहा है उस लड़की के चक्कर में? अब लड़की के बारे में महेश जी पूछते जा रहे थे, देखने में कैसी लगती है, डरता था बताने में, लेकिन जब बताने लगा ना, महेश जी को अब थोड़ा अटपटा लगने लगा कि जो बंटी था ना, इतना सुंदर लड़का तो था नहीं, जैसी लड़की का वर्णन कर रहा था, विस्तार से बता रहा था, वो तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब बंटी में उस लड़की ने क्या देखा? गरीब परिवार का था, कोई अमीर भी होता तो चलो अब कुछ फायदा हो सकता था उस लड़की का, ऐसा भी कुछ नहीं था। महेश थोड़ा होशियार थे, अब इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करने लगे, कड़िया बिठाने लगे, ऐसा क्या हो सकता है भाई? दुकान पर आते हैं, अब उसके बाद बंटी को कुछ खिलाते पिलाते हैं, कहते हैं तू यहीं पर आ, साथ में रहा, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अब वो 8-9 बजे तक दुकान पर बैठते थे, और उससे पहले ही 8 बजे के आसपास बंटी कहने लगा, भैया मैं घर जा रहा हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ ना, माँ परेशान हो रही होगी। अब महेश को लगा कि हाँ बात तो सही है, तू सुबह से घर से निकला है तो चला जा, कहीं और मत जाना, सीधा घर जाना। बंटी को समझा करके भेज देते हैं।
और इसके बाद निश्चित हो जाते हैं। खैर, अब उसके बाद दुकान बढ़ा करके जब वक्त हो जाता है तो सोचते हैं कि चलो, दो रास्ते थे उनके अब घर जाने के लिए। और थोड़ा जो ज़्यादा दूरी वाला रास्ता था वो रेलवे लाइन वाला था। मन में एक शंका होती है। उनको लगा कि कहीं बंटी उसी पार्क में जा कर के कहीं उस लड़की के पास तो नहीं गया है। चलो, चांदनी रात है, डर की क्या बात है, रेलवे लाइन के पास से मैं गुजरता हुआ अपनी कॉलोनी में चला जाऊंगा। अगर बंटी होगा और वो लड़की होगी तो मैं छुप को देख भी लूँगा। अब मन में एक तरह का भय था कि आखिर उस लड़की में ऐसा जो क्या देखा बंटी में कि मैं वो फिदा हो गई। अब मन में एक डर था अपने दोस्त के प्रति कि चलो देखते हैं छुप करके, अगर वो लोग होंगे तो। अब उस जगह पर वो पहुंचते हैं। चांदनी रात थी, पेड़ के अब अंधेरे में तो पता नहीं लग रहा था। तब वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं पर उनका पता नहीं लग रहा था। मतलब यहाँ पर है नहीं इस वक्त में। अब एक तरह से अब चारों तरफ देखने के बाद जब ना बंटी दिखाई देता है ना वो लड़की दिखाई देती है, तब महेश जी सोचते हैं कि अब रेलवे लाइन को पार करते हैं और सीधा अपना कॉलोनी में चले जाएंगे। चलो, नज़दीकी अब यहीं से पड़ेगा। एक और रास्ता था जो थोड़ा आगे से था, लेकिन सबसे शॉर्टकट रास्ता यही था। अब उसी रास्ते से चलने लगे और उधर भी कुछ पेड़ पौधे झाड़ियाँ फाड़ियाँ लगी हुई थी। महेश जब घर जल्दी पहुंचना चाहते थे तो वही शॉर्टकट रास्ते से रेलवे लाइन पार करके अपना कॉलोनी में जाने अब चलने लगे थे। जब वो झाड़ी में पहुंचते हैं ना तो वहाँ पर एक लड़का लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनते ही अब महेश जी को लग जाता है कि हो ना हो ये आवाज़ तो मेरा दोस्त का है। थोड़ा दूर से आ रही थी, लड़की भी हंस रही थी और उनका दोस्त भी हंस रहा था। लड़की की खनकती हुई हंसी थी, मीठी हंसी थी। जब आवाज़ इतना बढ़िया है तो रूप रंग भी बढ़िया होगा। और जैसा बंटी ने महेश को बताया था तो एक तरह से कल्पना करने लगे कि हाँ, ऐसी लड़की होगी। चलो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। लेकिन वे मन में सोचने लगे कि ये तो यहाँ पर मिलने वाले थे, पार्क में बैठते थे, तो इस जगह पर क्यों आए? और रात के टाइम में झाड़ियों में इनको डर नहीं लगता? ये जगह तो भूतों प्रेतों से भरी पड़ी है। महेश जी को अब इस जगह के बारे में अब उनके माता पिता ने बताया था कि देखो बेटा, रेलवे की जो लाइन है ना, ये गुजर रही है ना, इसके आसपास में भूत प्रेत बहुत ज़्यादा मंडराते रहते हैं। यहाँ पर बहुत साल पहले कुछ एक्सीडेंट भी हुआ था, कुछ लड़का लड़की अब मरे भी थे यहाँ पर, और वही प्रेतात्मा बन करके रेलवे लाइन के आसपास में भटकते रहते हैं। खैर, महेश जी उस टाइम बस देखना चाहते थे उस लड़की को। वो झाड़ियों को नज़दीक तो जाते नहीं, लेकिन चांद की रोशनी में देखते हैं लड़की वास्तव में खूबसूरत लग रही थी। और वहाँ पर जो बंटी साहब थे ना, अब उनकी गोद में लेटे हुए थे। और लड़की उनके सर पर जैसे मालिश कर रही थी, उंगलियां फेर रही थी। मतलब देखने में एक प्रेमी जोड़ा ही लग रहा था। अब इतना जो देखना था महेश जी देख लिए थे। अब सोचे कि भाई क्यों इनको डिस्टर्ब करना है, थोड़ा हम अलग से रास्ता बना लेते हैं और निकल जाते हैं, इनको पता भी नहीं लगेगा। अब मैंने तो जो देखना था देख ही चुका हूँ, अब इनसे क्या उलझना, छोड़ो। और बंटी भी कहा है कि अगर किसी को तुम बताते हो तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। और नज़दीक आने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब आसपास की कॉलोनी का ही लड़की है। आज जो देखे थे ना, अपनी कॉलोनी का लड़की तो थी नहीं। अपनी कॉलोनी का लड़की को वो आप एक नज़र में देख के पहचान लेती किसके घर की लड़की है, तो वो लग नहीं रही थी कि आसपास की कॉलोनी की है। मन में थोड़ा संदेह था, लेकिन वो अपने संदेह को दूर करते हैं। आप फिर वो चल देते हैं, अपनी कॉलोनी पहुंचते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर अपना जो दोपहर का टाइम होता है और उसके बाद अपना जाते हैं उस जगह पर जहाँ उनकी दुकान थी। वहाँ पर जाने के बाद में आज जब वो देखते हैं ना, तो मम्मी पापा अब बाटी देख रहे थे महेश का कि महेश कब आए तो हम लोग जाएं। लेकिन वहाँ पर देख कर के आश्चर्य में पड़ गए कि बंटी वहाँ बैठा हुआ था। जैसे ये क्या हो गया भाई, बंटी मेरा क्यों इंतज़ार कर रहा है। अब जाते हैं वहाँ पर तो मम्मी पापा चले जाते हैं, तब तक कोई बातचीत नहीं होती। आज जाने के बाद में बंटी अब थोड़ा नज़दीक आता है महेश का,
महेश पूछते हैं कि सब खैरियत तो है, रात कहाँ था? मैं तुझे बोला था घर जाने के लिए, तो घर गया क्या? आप बंटी कहने लगे, हाँ भैया, मैं आपने जो बताया था मैं घर चला गया था। अब तो सब अपनी आंखों से देख लिए थे, लेकिन उस टाइम छेड़ना उचित नहीं समझे, छोड़ो जाने दो। तब पूछने लगी कि तू कैसे आ गया, टाइम से पहले आ गया, तू तो मेरी दुकान पर कई दिनों से आ नहीं रहा था, आज कैसे आ गया? तब कहने लगा कि भैया एक काम से आया हूँ। अब महेश बोलते हैं कि हाँ बोल, कौन सा काम है? तब वो एक चीज़ दिखाता है कि भैया थोड़ा देखो ये क्या है, और इसको थोड़ा बिचवाने में मदद कर दोगे? महेश जी देखते हैं कि एक सोने का जेवर है और कहते हैं कि तुझे कैसे मिला? अब बंटी कहता है कि भैया ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला। अब मुझे डाउट था कि ये सोना है कि नहीं है। अब मैं तब आपके पास में आया हूँ, आप तो मेरे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा बैठे थे तो उनको दिखा देता। तो कहने लगे नहीं भैया, ना जाने क्या क्या समझते, कई सवाल पूछते, तो मैं उनसे बोल नहीं पाया। महेश जी देखते हैं तो वाकई में अब एक छोटा सा जेवर ही था, कान का कुंडल जैसा एक ही था। उनको लगा कि किसी औरत का गिर गया होगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं। महेश जी कहते हैं कि अब है तो सोना लग रहा है, लेकिन असली बात तो सुनार बताएगा, तू फलाने सुनार के पास चला जा। तब बंटी कहने लगा भैया ना जाने वो क्या सोचेगा, वो जो सुनार था ना महेश जी के जान पहचान का रिश्तेदारी में था। और कहने लगे तुम मेरा नाम ले लियो और उनसे चेक करवा लो, तू करेगा क्या इसका? अगर ये सोना भी है तो क्या करेगा? बंटी कहने लगा भैया मेरे पास में, आप समझ रहे हो ना कितनी गरीबी हाल चल रही है, कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं अच्छे कपड़े लत्ते बनवा लूँगा, जैसे आप पहनते हो मैं भी ऐसा पहना करूँगा। महेश जी हंस पड़े और कहने लगे ठीक है जा, तू मेरा नाम बता दियो और बेचना होगा तो वहाँ पर बेच भी देना। बंटी चला गया, इसके बाद में लौट के नहीं आता है। सुबह में अब बंटी के घर जाते हैं। बंटी घर से गायब हो चुका है ही नहीं घर पर। सुबह में मम्मी पापा से पूछते हैं और तब वो मम्मी पापा बताते हैं कि हाँ बेटा सुबह ही उठ के बोला मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैं समझा कि तुम्हारे पास में गया होगा। ये आजकल इसको हो क्या गया बेटा, ना सही ढंग से घर में रुकता है, ना खाना वगैरह खाता है, और रात में देर रात तक जगा रहता है, और ये रात में फिर गायब भी हो जाता है। मैं देखता हूँ, पापा बता रहे थे कि मैं देखा था तो अपने कमरे में था नहीं, अपने बिस्तर पर नहीं था, लेकिन जब मैं 1 घंटे के बाद मैं दोबारा बाथरूम करने आता हूँ तो अपने कमरे में सोया हुआ था। ये कुछ ना कुछ इसके साथ में चल रहा है बेटा। मैंने पूछा था लेकिन कुछ बता नहीं रहा है, चुप हो जाता है। बेटा थोड़ा सा अब देखो, अब ये तुम्हारे साथ में अब रहता है तो थोड़ा इसको समझाओ, कुछ गलत हरकत में जा रहा है तो इसको अब डांटो, तुम्हारा इस पर अधिकार है, तुम इसको सुधार सकते हो। महेश जी समझाते हैं उनको परिवार को कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद वक्त था, अब समझ गए कि वो कहाँ होगा। उसी पार्क में, रेलवे लाइन के पार्क में वो लेटा हुआ था पेड़ के पास में, और वहाँ जाते हैं, नींद में था, उठाते हैं तो फिर वो डर जाता है। क्या हुआ बंटी, तू तो सुनार के पास में गया था, उसके बाद ना मेरे पास में लौट के आया, ना कुछ बताया, आखिर क्या हुआ? वो सोना बेचा? तब बंटी कहने लगा कि हाँ भैया मैंने बेच दिया। पैसे क्या किया? तो अभी मैं जमा कर रखा हूँ। क्या करेगा? तू तो बोला था कि कपड़े लत्ते में बनवाऊँगा, तो क्यों नहीं बनवाया? तू घर से सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाता है, इस जगह पर तू क्यों आता है? तेरे माँ बाप बता रहे हैं तू रात में भी अपने बिस्तर से चला जाता है, ये सब चल क्या रहा है? तब बंटी हंसते हुए कहने लगा भैया उस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है और वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है इसी पूर्णमासी की रात को। ये शादी हम लोग चुपचाप करेंगे। मैं शादी के लिए अब कुछ अब इकट्ठा कर रहा हूँ, पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ कि कपड़ा लत्ता मैं अपने लिए सही से बनवा लूँ, अपनी अब उसके लिए कुछ अच्छा कपड़ा लत्ता तैयार कर लूँ, और ये मैं काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सामान जो मिला था मैं उसको संभाल के रखा हूँ। जब ये बात बताते हैं महेश को बंटी, महेश एकदम चौंकने लगते हैं कि अभी जुम्मा जुम्मा दिन इस लड़की से मिलते हुआ और इनका शादी का अब तैयारी भी हो गई है, वो भी पूर्णमासी की रात को। पूर्णमासी की रात, ये क्या मतलब है भाई?
शादी तो दिन में होती है। तब बंटी कहने लगा कि भैया, उनके परिवार में शादी रात में होती है। वो कहती है कि हम चुपचाप शादी करेंगे यहीं पर, पूर्णवासी की जब आधी रात हो जाएगी। हमारे यहाँ पर परिवार में ऐसा ही होता है। महेश जी उसकी बात सुन करके एकदम चौंक गए थे। मन ही मन सोचने लगे कि लड़का गलत दिशा में जा रहा है, और वो अभी तक समझ नहीं पाए थे कि जिस लड़की को अपनी नज़रों से देखा था वो लड़की वास्तव में लड़की थी या कुछ और थी। लेकिन जब ये पूर्णवासी की बात आती है ना, पूनम की रात की शादी होना है, अब पूनम की रात कुछ ही दिन बाकी थी। महेश जी अब सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं चल मेरे दुकान पर चल। लड़का उनके साथ में दुकान में आता है। अब फिर डिटेल में जानकारी लेते हैं कि सच सच बता, तो उस लड़की में क्या देखा और वो लड़की ने तेरे में क्या देखा। तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। वो कितनी सुंदर सुघड़ लड़की, देखने में अंग्रेज की माफिक, और तू उसके सामने एक बौना इंसान की तरह दिखता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, सच बता। आई शादी अब इतनी जल्दी, और वो भी पूर्णवासी की रात, पूनम की रात को। मैं ये तरह खेल समझ नहीं रहा हूँ। तब बंटी कहने लगा भैया देखो, मैं आपसे ये बता दिया, लड़की ने मना किया है, कहा कि कितने भी जिगरी दोस्त हो, अब उसके बाद ये सब बातें किसी को मत बताना, ना अपने परिवार में बताना, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और फिर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी। महेश जी को बड़ा अब सोचने पर विवश किया इस बात को। अब मन ही मन सोचने लगे, अब फिर कोई सवाल पूछते नहीं हैं। अब उससे पूछते हैं कि तू कुछ नाश्ता पानी करेगा, और तब वो कहता है कि हाँ। अब महेश जी उसको खाना पीना देते हैं। अब इसी धुन में लगे रहते हैं कि आखिर इसके साथ में चल क्या रहा है। अब कुछ ही दिन के बाद अब पूनम की रात थी। अब इसके बाद समय धीरे धीरे अब कटता जाता है। पूनम की रात आने वाली होती है। अब अगले दिन ही पूनम की रात है। एक दिन पहले अब वो मिलते हैं बंटी से। अब पूछते हैं कि हाँ वाकई में उस लड़की से तेरी अब शादी होने वाली है। तब बंटी हंस के कहता है कि हाँ भैया, वो लड़की राजी है, मैं भी राजी हूँ। जब शादी हो जाएगी तो कुछ दिनों के बाद हम अपने परिवार में बता देंगे, तब परिवार वाले हमें अपना लेंगे। अभी मैं बताऊंगा ना तो ठीक भी नहीं है, वो लड़की फिर रूठ जाएगी, फिर मेरे हाथ में नहीं आएगी। इतनी सुंदर लड़की को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। महेश जी पूछने लगे कि सच सच बता, तेरे साथ में जब तुम मिलता है उस लड़की से रात में, तो तेरे साथ में कोई संबंध वगैरह बनाती है? तब बंटी हंसते हुए कहने लगे नहीं भैया, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। कहती कि नहीं, सब कुछ हम करेंगे पूनम की रात को, जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम वो सब करेंगे। उससे पहले मुझे मना कर देती है। बस हम लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं उसके परिवार के बारे में पूछता हूँ तो टाल देती है कि अभी नहीं, जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। सब कुछ सुनने के बाद महेश जी अब मन ही मन सोचने लगे, ये सब चल क्या रहा है। चलो अब तो कल ही पूनम की रात है। अब फिर मजाक में कहते हैं कि मैं भी बाराती बनूं। तब बंटी कहता है नहीं भैया, फिर तो मेरा शादी रुक जाएगा, वो लड़की भाग जाएगी। बिल्कुल ऐसा मत करना, अब शादी हो जाने दो, इसके बाद मैं उस लड़की से मिला दूंगा। महेश जो उस लड़की को देख चुके थे, देखने में सुंदर लड़की थी। अब इसके बाद में पूनम की रात अब आने वाली थी, अगले रात। आओ, एक तरह से जो बंटी था अपना पूरी तैयारी कर रखा था, कपड़े लत्ते भी सही ढंग के पहन रखा था, खरीद लिया था। और वो कपड़े लत्ते दिखाने के लिए महेश के पास शाम के टाइम आता है। कहता है भैया ज़रा देखना है कपड़ा लत्ता अब सही है ना आज रात के लिए। महेश कहते हैं कि हाँ भाई, दूल्हे लायक तो है, दुल्हन के लिए क्या लिया। तब वो पैकेट दिखाता है कि देखो ये लाल साड़ी उसको पसंद है, और मैंने इसके लिए एक ख़ास अब महंगा साड़ी लिया हूँ। देखते हैं, महेश कहते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन बाराती में बनूँ। बंटी कहता नहीं भैया, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी, मेरे हाथ नहीं आएगी। उसने ऐसा ही कहा है, शादी हो जाने दो, अब फिर हम मिलेंगे ना, मिलवाऊंगा ना। सच कहे ना, उसके बाद में महेश जी बताते हैं कि मैं अब उसका पीछा करना चाहता था कि वो लोग कहाँ करेंगे शादी। मैं अब उनके सामने तो नहीं आना चाहता था, लेकिन देखना चाहता था। मैं जल्दी जल्दी उस रात को काम निपटा दिया था। अब मुझे मालूम था कि उनका इलाका कौन सा है, कहाँ
वो लोग उठते हैं, बैठते हैं रेलवे लाइन के उस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों साइड में, या तो इस साइड में हो सकते हैं या उस साइड में हो सकते हैं। और वो सही समय पर महेश जी अब रात में वहाँ पर जाते हैं। पहले पेड़ों के इलाके में देखते हैं जहाँ पर वो एक बार देख चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो बंटी है ना वो लड़की है। इसके बाद वो दूसरी जगह पर जाते हैं रेल लाइन पार करके, जहाँ पर उस लड़की को लेटे हुए देखे थे बंटी के साथ में, वहाँ पर भी अब कोई नहीं दिखाई देता है। आसपास के झाड़ियों में अब पूरी तरह से देख लेते हैं, कई बार इधर उधर रेलवे लाइन के आसपास भटकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई अब दिखता नहीं है। चिंता वाली बात थी, आखिर ये गए कहाँ होंगे। आसपास में कोई मंदिर भी नहीं था कि जहाँ जा कर के मंदिर में वो भी शादी कर सके। मंदिर पर जा नहीं सकते थे, पुजारी होगा, और वो लड़की कहना था कि शादी अकेले में होगा, कोई नहीं होगा, पूनम की रात आधी रात को होगा। अभी आधी रात होने में अभी वक्त था, घड़ी देख रहे थे, हाँ कुछ ही देर के बाद में आधी रात होने वाला था। चक्कर पर चक्कर काट रहे थे, लेकिन ना तो बंटी दिख रहा था ना वो लड़की दिख रही थी। मन व्याकुल हो चुका था। उनको लगा कि कहीं लंबा दूरी तो नहीं निकल गए, कहीं और इलाके में तो नहीं चले गए। मन में बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन समाधान कोई नहीं था। आखिरकार अपने घर के रास्ते पर जाने लगे, और तभी पीछे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो हंसी पहचान के, ये तो मेरा दोस्त है बंटी, और ये तो उसी लड़की के हंसने की आवाज़ है। रेलवे लाइन के पास में खड़े थे, और तब देख रहे हैं कि जहाँ पार्क में वो लोग बैठा करते थे, वो पार्क की तरफ में जा रहे हैं। जब वो उनको देख लेते हैं ना, तब चैन की सांस लेते हैं। छिपते छिपाते और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दूरी रहते हैं, नज़दीक नहीं जाते हैं। और चांद पूरा आसमान में दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, बादल भी नहीं था, तो रोशनी अच्छी खासी थी। वो लोग एक पेड़ के पास में जा कर के खड़े हो जाते हैं। अब फिर वहाँ पर लड़की और जो थी बंटी के साथ में कुछ सामान लेके आई थी, और उसके सर पर जैसे फूल वगैरह ना जाने क्या क्या कर रही थी, और सेम वैसे कह रही थी कि तुम मेरे साथ में कर। दोनों लोग उसी विधि विधान से अब एक तरह से शादी कर रहे थे। ये नया अजूबा शादी था, ऐसा शादी कभी अब महेश जी ने देखा नहीं था। उनको लगा कि ये झूठ मूठ की शादी है, ये टिकने वाली नहीं है। लड़की कब तक रुकेगी अब ये कहना सही नहीं होगा। इतनी खूबसूरत लड़की अब बंटी के साथ में कैसे रहेगी। अभी तक जो महेश थे ना, उस लड़की को इंसान ही समझ रहे थे कि चलो शादी हो जाने दो, अब फिर देखते हैं कब तक इनका साथ बना रहता है। अब मुझे नहीं लगता है कि साथ ज़्यादा दिन तक रहेगा। ये खूबसूरत लड़की ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगी। अब जो भी उनका अब वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, चांद की रोशनी में आधी रात हो चुकी थी। अब देख चुके थे, अब कहने लगे मुझे क्या करना है, हम चलते हैं अपने घर को। जैसे ही चलने लगते हैं ना, पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, और वहाँ से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। अब सब कुछ देखने के बाद चलने लगे, और जैसे ही चलते हैं वैसे ही चीखने की आवाज़ महेश जी के कानों में पड़ती है। बंटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो। और लड़की जो थी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, और बंटी साहब ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि मेरा गला छोड़ दो, मुझे क्या मारोगे, मुझे जान से मारने के लिए यहाँ पर लाई हो। मुझे बहला फुसला करके चीखते जा रहे थे, लेकिन जो लड़की थी ना, गला का दबोच रखी थी, जैसे उसको मारने की इरादा है। और उसी हिसाब से बंटी जी घबराए हुए थे, अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इतना सब देखने के बाद अब जो महेश जी थे ना, समझ में नहीं आ रहा था कि चलो पहले ये लोग शादी किए, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये कौन सा अनुष्ठान है भाई। ये लड़की मेरे दोस्त का गला क्यों दबा रही है, ये कौन सा अनुष्ठान चल रहा है, ये कौन सा शादी का अब एक तरह से मेघा है, क्या हो रहा है ये। अभी तक अब रुके हुए थे, बस देख रहे थे। अब बंटी चीखे मार रहा था, छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है। और लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए तब जा कर के बोलती है, सांस तो तेरी रुकनी है, इसीलिए तो मैं तेरे साथ में आई थी, तेरे साथ मैंने रिश्ता बनाया, तेरे को मैं प्यार किया, और मैं इसी रात का तो इंतज़ार कर रही थी। सांस तेरा तो बस रुकने वाला है, तू चाह करके भी अपने आप को अब जिंदा रख नहीं पाएगा। और जिंदा रह के तू करेगा क्या, तू निकम्मा लड़का।
अब एक तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ महेश जी सुन रहे थे, बंटी को दे रही थी। तू है किसी काम का, तेरा तो मर जाना ही उचित है। तू मर करके मेरे पास में रहेगा नौकर की तरह। मैं अपने उंगली के इशारे पर तुझसे सारा काम कराऊंगी। जब ये सब सुनते हैं महेश जी, समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो इनका प्यार था, शादी था, और अभी क्या क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तभी जो देखते हैं ना, बिमल छटपटा रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, जैसा उसका गला घोट रही हो, और हंसती भी जा रही थी, चिल्ला रही थी, हंस रही थी। उसको लग रहा था कि इस खाली स्थान पर अब कोई है ही नहीं, और इस जगह पर वाकई में रात के टाइम में कोई आता नहीं था। ये ऐसी ही भयानक जगह थी लोगों की नज़र में, यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती थी। जब देखते हैं ना महेश जी, तब उनसे रुका नहीं जाता है। फिर दौड़ते हुए उस लड़की के पास पहुँच जाए, छोड़ो मेरे दोस्त को, छोड़ो मेरे दोस्त को। अब लड़की को ये आशंका भी नहीं था कि यहाँ पर कोई है, इतनी जल्दी बंटी की मदद के लिए आ जाएगा। आज जैसे ही देखती है ना, बिफर जाती है। कहती है, तू कौन, तू कौन, मेरे बीच में कौन है तू, मैं जो करूँ इसके साथ में तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। तब महेश जी कहते हैं, मैं इसका जिगरी दोस्त हूँ। तू कौन है, तू तो इससे शादी की थी ना, अभी अभी मैंने देखा था, तू इसको मार क्यों रही है। जैसे ही बात बोलते हैं ना महेश जी, वो सुंदर लड़की भयानक रूप में आ जाती है, और मैं वो बंटी का गला छोड़ देती है। अब फिर बंटी जो है, बंटी साहब तो नीचे गिर जाते हैं, अपना होश खो देते हैं, और वो अब महेश को डराने लगती है कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ऐसा ही हश्र तेरे साथ में करूँगी। भयानक रूप उसको देख करके और महेश जी को समझ में आ जाता है कि ये तो एक चुड़ैल है, कोई प्रेतात्मा है। ये मेरे साथ दोस्त के साथ में ये तो अब एक प्रेम प्रसंग करके फंसाई थी। सब कुछ समझ जाते हैं उतनी देर में। अब उनको समझ में आ जाता है कि मेरे दोस्त को कैसे भी बचाना है। आखिरकार कहते हैं कि मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता, तू यहाँ से चला जा, तू चला जा। लेकिन अपना रूप बदल रखी थी, भयानक रूप था। वो खूबसूरत लड़की अब एक रूप दिखाई दे रही थी, बिल्कुल चुड़ैल की तरह, जैसे किसी कहानियों में सुनाई देता है। महेश जी बताते हैं। लेकिन महेश जी कह रहे थे कि अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, मैं समझ गया था कि आज मेरा भी जान चली जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की जान बचाओ। मैं बजरंगबली का गुहार कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिला था। और तब वो आती है मेरे पास, और उसी वक्त मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ बजरंगबली के नाम लेकर के, और हनुमान चालीसा जैसे मेरे को कोई कह रहा कि जल्दी बोलता क्यों नहीं, और वो हनुमान चालीसा मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ ना, अब वो लड़की मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। अब तो लड़की नहीं कह सकता था, बिल्कुल चुड़ैल थी। अब पीछे हट जाती है, और इसके बाद वो उस जगह पर रुकती नहीं है, कहती है, अब बोलती जा रही है कि तूने सारा काम खराब कर दिया, तूने सारा काम खराब कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। और उसके बाद अंधेरे में गायब हो जाती है। महेश जी काफ़ी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। उनका दोस्त अचेत पड़ा हुआ था, बेहोशी के हालत में था। आप फिर उसको होश में लाते हैं, और वो होश में आ भी जाता है, डर जाता है। अब महेश जी उसको लेके घर में अब पहुंच जाते हैं, परिवार को जगा करके सब कुछ बताते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे के साथ में क्या क्या हुआ था। पूरा घटना जब उनके घर वाले अब सुनते हैं ना, तो वो भी कांप जाते हैं। और उनका पिता कहता है कि बेटा तूने सही समय पर पहुंच गया, नहीं तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहता। वो रेलवे लाइन का इलाका भूत प्रेतों से भरा भरा हुआ है, ना जाने कैसे इस लड़की के संगत में पड़ गया था। वो तो एक चुड़ैल थी, मेरे बेटे को जाल में फंसा लिया था। वो सुंदर रूप धर करके मेरे बेटे को मोह जाल में फांस लिया था। अब इसके बाद जो महेश जी बताते हैं कि उसके बाद बंटी साहब कई दिनों तक वो घर से बाहर तक नहीं निकले थे। अब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था, मैं भी डरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को पुकारो तो भगवान वो आड़े वक्त में ज़रूर मदद करता है। वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। मैं सही वक्त पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, आज शायद मदद मिली थी, और तभी तो चुड़ैल दूर भाग गई थी, और मेरी भी जान, मेरे दोस्त की जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी
महेश जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।